विजय और दिनेश दोनों सगे भाई थे। आपसी प्रेम भी दोनों में था, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर भी था। मैं दिव्या शर्मा, माताजी की नर्स, मुझे यहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए लाया गया था। बड़ा बेटा विजय जब भी विदेश से भारत आता, माँ को अपने फ्लैट पर लेकर जाता और लखनऊ से अपनी छोटी बहन रेखा को भी बुला लेता। मैं भी माताजी के साथ वहाँ चली जाती और उनकी देखभाल करती। पिछले 5 सालों से मैं माताजी की देखभाल करती आ रही थी। वो मुझ पर पूरी तरह निर्भर हो चुकी थी। 80 साल की उम्र ठहरी, शरीर के सभी ज़रूरी काम बिस्तर पर ही निपटाने पड़ते थे। वैसे देखा जाए तो दिनेश और उनकी पत्नी स्वाति को सेवा करनी चाहिए। माँ बाप के घर में जो रह रहे हैं, कभी काम नहीं जमाया। एक तरह से बाबूजी का ही सब हथिया कर बैठ गए हैं। स्वाति भी एकदम रूखी है, पता नहीं कैसे संस्कार पाए हैं। औरत होते हुए भी इनका दिल कभी अपनी सास के प्रति नहीं पसीजता, बस अपने पति और बच्चों से मतलब या पति की गांठ से। मैं ड्यूटी पर आई तो माताजी ने कहा कि दिव्या, तूने मुझे रात को खाना क्यों नहीं दिया? मैं बोली कि खाना तो मैं बनाकर जाती हूँ और आशीष आपको दोनों समय खाना खिलाता है। मैंने ऊपर जाकर छोटी बहू स्वाति से पूछा तो वो बोली, अरे इस बुढ़िया का तो दिमाग चल गया है, खाऊं खाऊं हमेशा लगाई रहती है, खाना दिया था यह भूल गई। अगले दिन बाबूजी से पूछा तो वो कहने लगे कि डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है, रात का खाना खिलाने से इनका पेट खराब हो जाएगा, ताकत की दवाइयाँ दे गया है, आशीष खिला देता है। मैंने माताजी से पूछा, डॉक्टर आपको देखने आया था लेकिन आपने तो नहीं बताया। माताजी हैरान होकर बोली, कौन सा डॉक्टर? अरे मैं तो डॉक्टर नवीन को दिखाती थी, पर उनके मरे हुए तो 2 साल हो गए। दूसरे किसी डॉक्टर को ये इसलिए नहीं दिखाते कि मुझ पर इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने फिर पूछा, ताकत की गोलियां कहाँ है माँ जी? दूध के संग उन्हें मेरे सामने ही ले लो। वो बोली, कौन सी गोलियां? मरने को बैठी हूँ, झूठ क्यों बोलूँगी? 3 दिन से रात का खाना बंद कर दिया है मेरा, जा पूछ क्यों किया ऐसा। मैंने तरस खाकर जल्दी से एक अंडा आधा उबाला और डबल रोटी का एक स्लाइस लेकर अपने घर जाने से पहले उन्हें खिला दिया। अगले दिन मेरी आफत आ गई। दिनेश बाबू ने मुझे डांटा और कहा कि जो वो कहेंगे वही मुझे करना पड़ेगा। मैंने तो भी ज़बान से दलील दी कि भूख तो जिंदा इंसान को लगती ही है, तो चिल्ला पड़े, तो मुझे सिखाएगी? बड़े भैया विदेश से आते तो अपनी माँ के लिए ज़रूरत का सब सामान ले आते। भाभी जी को साफ सफाई पसंद है, एकदम कंचन सा सास को रखती। भाभी जी अपने हाथ से माता जी की पसंद का खाना बनाकर खिलाती। बाबूजी बड़े भैया के घर नहीं जाते थे। दिनेश ने कुछ ऐसा काम कर रखा था कि बाप बेटे से जुदा हो गया। बाबूजी के मन में अपने बड़े बेटे के प्रति कैसा भाव था, यह तब देखने को मिला जब भैया माताजी से मिलने आए तो बाबूजी पर्दे के पीछे चले गए। इसके बाद ही बड़े भैया ने अलग मकान लिया और माँ को बुलवाकर उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे। तब मेरी भी खूब मौज रहती। वह मुझे 24 घंटे माताजी के पास रखते और उतने दिनों के पैसों के साथ इनाम भी देते। खाना तो रोज बनता है इस घर में, बाबूजी को खातिर से खिलाते हैं, मगर माँ जी के लिए 2 रोटी नहीं है। ये वही माँ है जिसने किसी को भी कभी भूखा नहीं सोने दिया। देवर, ननद, सास, ससुर, बच्चे सब संग ही तो रहते थे। आज उसी का सबसे लाडला बेटा उसे 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी न दे, क्या कोई दुश्मनी थी? माताजी की सहेली भी मैं ही थी। एक दिन उनसे पूछा तो कहने लगी कि बाबूजी की ये खातिर वातिर कुछ नहीं करते, सब नियत के खोटे हैं। बाबूजी के बैंक खाते में करोड़ों रुपए हैं, इसलिए उसका मस्का लगाते हैं। मैं ठहरी औरत जात, 2-4 गहने थे, उन्हें बेटी के नेक जोग में दे बैठी। इन पर बोझ नहीं डाला कभी। अब मैं खाली हाथ खर्चे ही तो करवा रही हूँ, रोज दवाइयाँ, डॉक्टर, ऊपर से मुझे दोष लगाते हैं कि तू मेरे गहने परायों को दे आई। आज दिनेश अपनी पत्नी को 5,000 रुपये महीना जेब खर्च देता है। मेरा आदमी इसे देखकर भी नहीं सीखता। पहले तो ऐसा रिवाज नहीं था, औरतों को कौन जेब खर्चा देता था? माताजी की बाबूजी से नहीं बनती, कैसे बने? शराबी का अपना दिमाग तो होता नहीं। दिनेश के हाथ कठपुतली बनकर रह गए हैं। 10वीं में बेटा फेल हुआ तो उसे अपने साथ दुकानदारी में लगा लिया और पीना भी सिखा दिया। अब उसी नालायक से यारी निभा रहे हैं।
माताजी कहती थी कि देखना दिव्या, जिस दिन मेरी आँख बंद हो जाएगी ये बाप की रोटी पानी भी बंद कर देगा। बाप को बोतल पकड़ाकर निचोड़ रहा है ताकि जल्दी मरे। माताजी कोसती कि इतनी बड़ी कोठी कौड़ियों के मोल में बेच दी और इस दड़बे जैसे घर में आकर बैठा जहाँ न हवा है न रोशनी। मेरे कमरे में तो सूरज के ढलने या उगने का पता ही नहीं चलता। ऊपर से स्वाति ने सारे घर का कबाड़ यहीं फेंक रखा है। इस बार बड़े भैया जब आए तब जाने क्यों बाबूजी खुद ही उनसे बोलने लगे। भाभी जी ने पाँव छुए तो फल उठाकर उनके आंचल में डाले। पास बैठकर घंटों अच्छे दिनों की यादें सुनाने लगे। जब वो लोग माताजी को अपने फ्लैट पर ले गए तो मैंने देखा कि उस रोज बाबूजी पार्क की बेंच पर अकेले बैठे रो रहे थे। मैं रुक गई और पूछा क्या बात हो गई, तो कहने लगे कि दिव्या आज तो मैं लुट गया। मेरा एक डिविडेंड आना था। दिनेश फॉर्म पर साइन करवाने कागज लाया था मगर मैंने कुछ अधिक ही पी रखी थी। उसने बीच में सादे स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लिया। नशा उतरने के बाद अपनी गलती पर पछता रहा हूँ। अरे यह दिनेश किसी का सगा नहीं है। पहले बड़े भाई के संग काम करता था तो उसे बर्बाद किया। वह तो बेचारा मेहनत करने परदेश चला गया। मुझसे कहता था विजय ने रकम दबा ली है और भाग निकला है। मैं भी उसे ही अब तक खुदगर्ज समझता रहा मगर बेईमान यह दिनेश निकला। मैंने कहा अभी भी क्या बिगड़ा है, सब कुछ तो आपके पास है। बड़े को उसका हक दो और आप भी विदेश देखो। वह हताश होकर बोले दिव्या कल तक सब था, आज लूट गया हूँ, क्या मुंह दिखाऊंगा उसे। मुझे लगता है कि मैंने इस बार बड़े से बात कर ली तो छोटे ने जलन में मुझे बर्बाद कर दिया। मन में आया कह दूं कि आपको तो रुपये की बुरी समझकर संभाल रखा है। माँ जी पर कुछ नहीं है इसलिए उन्हें बड़े भाई के पास बेरोक टोक जाने देता है। मगर मैं क्यों इतनी बड़ी बात जबान पर लाती। होली की छुट्टियों में मैं गांव गई थी। 4 दिन बाद गांव से लौटी तो देखा माताजी बेहोश पड़ी थीं। बड़े भैया 1 माह की दवाइयाँ खाने का दिन समय आदि लिखकर दे गए थे। उसी डॉक्टर नवीन को टैक्सी भेजकर बुलवाया था जिसे इन लोगों ने मरा बता दिया था। माताजी देखकर हैरान रह गई थी। डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा था उठिए माँ जी, स्वर्ग से आपको देखने के लिए आया हूँ। बाबूजी ने मुझे बताया कि जब से तू गांव गई दिनेश ने एक भी दवाई नहीं दी। कहने लगा कि आशीष की परीक्षाएं हैं, उसके पास दवा देने का दिन भर समय नहीं और मुझे तो ठीक से कुछ दिखता नहीं। माताजी ब्लड प्रेशर की दवा पिछले 55 साल से खाती आ रही है। मुझे बाबूजी से मालूम हुआ कि दवा बंद कर देने से उनका दिल घबराया और सिर में दर्द होने लगा तो दिनेश ने आधी गोली नींद की दे दी थी। उसके बाद ही इनकी हालत खराब हुई है। मैंने माताजी की यह हालत देखी तो झटपट बड़े भैया को फोन लगाया। सुनते ही वो दौड़े आए। बड़ी भाभी ने हिला डुलाकर किस तरह उठाया और पानी पिलाया। माताजी ने आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, सदा सुहागिन बनी रहो। बस यही उनके आखिरी बोल थे। अगले 7 दिन वो जिंदा तो रही पर न खाना मांगा न उठकर बैठ पाई। डॉक्टर ने कहा सांस लेने में तकलीफ है, चम्मच से पानी बराबर देते रहिए। मैं बैठी रही पर उन्होंने आंखें नहीं खोली। ज्यादा हालत बिगड़ी तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। दिनेश झट से बोला देख लो बाबूजी, क्या फायदा ले जाने का, पैसे ही बर्बाद होंगे। तभी बड़ी भाभी ने अंग्रेजी में बाबूजी को डांटा कि आप इनके पति हैं। यह घड़ी सोचने की नहीं बल्कि अपनी बीवी को उसके आखिरी समय में अच्छे से अच्छे इलाज मुहैया करवाने की है। अभी इसी वक्त उठिए, आपको कोई कुछ करने से नहीं रोकेगा। 2 दिन बाद माताजी चल बसी। उनका शव घर लाया गया। मोहल्ले की औरतें घर आई तो स्वाति ऊपर से उतरी और दुपट्टा आंखों पर रखकर रोने का दिखावा करने लगी। अंदर माँ जी को नहलाने धुलाने का काम मैंने और बड़ी भाभी ने किया। बड़े भैया ने ही उनके दाह संस्कार पर सारा खर्च किया। कल माताजी का चौथा था। कॉलोनी की नागरिक सभा की ओर से सारा इंतजाम मुफ्त में किया गया। पंडाल लगा, दरी बिछाई गई। रस्म के मुताबिक दिनेश को सिर्फ चाय बिस्कुट खिलाने थे। सुबह 11 बजे मैं घर पहुंची तो देखा बाबूजी उसी पलंग पर लेटे हुए थे जिस पर माताजी लेटा करती थी। मैंने उन्हें उठाया, कहा कि पलंग की चादरें भी नहीं बदलवाई अभी किसी ने। ये सुनते ही दिनेश चिल्लाए तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं, निकल जा, होली की छुट्टी लेनी जरूरी थी। मार डाला ना मेरी माँ को, अब 4 दिन की नागा काट कर हिसाब कर ले और दफा हो। माताजी को किसने मारा?
यह इस परिवार के लोगों को अच्छी तरह पता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हिसाब। मैं चिल्ला पड़ी थी। मेरा रोना निकल गया पर मैं रुकी नहीं। लंबे लंबे डग भरकर लौट पड़ी। बाबूजी मेरे पीछे पीछे आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे। भर्राए गले से बोले, अब मेरी बारी है दिव्या। पर जाने से पहले मैंने अपनी संपत्ति से दिनेश को बेदखल कर दिया है। मेरी संपत्ति में बड़ा बेटा विजय और तेरा हिस्सा है, कहते हुए बाबूजी बाहर निकल गए। तो दोस्तों, क्या आपकी कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।